नमस्कार। एक बार पुनः डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा से मैं डॉक्टर शफकत राणा बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में अब हम टाइप स्टडी स्टार्ट करेंगे पढ़ना। और पहला टाइप स्टडी यानी कि पहला जेनेरा जिसके बारे में हम अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे वो है वॉल्वॉक्स। बच्चों, ऐसे यूनिट 1, 2 और 3 में एल्गी के 12 या 13 जेनेरा या मेंबर्स को हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके पास ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, साइनोफाइसिस से वॉल्वॉक्स और हाइड्रोडिक्टियोन आपकी क्लोरोफाइसिस से मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला मेंबर हम लोग आज सिलेबस की दृष्टि से वॉल्वॉक्स स्टार्ट करेंगे। वॉल्वॉक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमेशा किसी की भी जो टाइप स्टडी होती है यानी किसी भी जेनेरा का जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर उसके हेडिंग्स हैं जिनको हमें लगभग सभी प्रकार के जेनेरा में फॉलो करना है। हम सबसे पहले उसकी वर्गीकृत स्थिति को पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिक पोजीशन को यानी क्लासिफिकेशन को, वो किस वर्ग से संबंधित है, उसका गण क्या है, उसका कुल क्या है। उसके बाद उसकी अकरेंस यानी उसका आवास यानी प्राप्ति स्थल को हम पढ़ते हैं। फिर थैलस की संरचना को पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जब थैलस संरचना पढ़ लेते हैं तो फिर हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ते हैं, लैंगिक जनन पढ़ते हैं और लास्ट में जीवन चक्र, और यदि कोई आर्थिक महत्व का कोई बिंदु है तो उसको हम पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले वॉल्वॉक्स में हम लोग इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति को पढ़ने की चेष्टा करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमिक पोजीशन के बारे में बताना प्रारंभ करूं, उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि वॉल्वॉक्स को किस कॉमन नेम के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसको किस सामान्य नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, अपना आंसर होगा रोलिंग एल्गी या लुढ़कन शैवाल। प्रायः कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो पार्ट ए का जो प्रश्न बनता है, छोटे प्रश्न जो बनते हैं, उसमें ये पूछा जाता है। आइए अब हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं वॉल्वॉक्स का, वर्गीकृत स्थिति यानी सिस्टमेटिक पोजीशन यानी उसका क्लासिफिकेशन। तो इसकी जो क्लास है बच्चों वो क्लोरोफाइसी है, इसका जो गण है वो वोल्वोकैलीज है, और इसका जो सब ऑर्डर है वो क्लेमाइडोमोनेडिनी है, और इसका जो फैमिली है वो वोल्वोकैसी है। इस प्रकार से ये क्लास क्लोरोफाइसी अर्थात हरे शैवालों के वर्ग में सम्मिलित किया गया शैवाल है। और नो डाउट इसका जो वंश है वो वॉल्वॉक्स से। यहाँ मैं अपनी ओर से एक जो त्रुटिवश यहाँ लिख गया है इसका करेक्शन बच्चों याद रखना। आप क्लोरोफाइसी में CHLOROPHYCEAE होता है, यानी यहाँ पर H, C के बाद H जो है वो मिसिंग है। तो इसकी ये वर्गीकृत स्थिति है, अर्थात ये क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवालों को बिलोंग करने वाला एक शैवाल है। आइए अब हम इसकी प्रजातियों यानी स्पीशीज के बारे में कुछ सूचनाएं हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। तो आज दिनांक तक इसकी लगभग 20 से भी ज़्यादा स्पीशीज के बारे में अध्ययन कर लिया गया है, उनको खोज लिया गया है। बच्चों, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर प्रायः एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं और प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें भारत में पाई जाने वाली जो प्रमुख प्रजातियां हैं उनमें से जो 5 प्रकार या 4 से 5 प्रकार हैं वो मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर साझा कर रहा हूँ। और जैसे पहला है वॉल्वॉक्स की ग्लोबेटर प्रजाति, दूसरी है वॉल्वॉक्स की ऑरियस प्रजाति, तीसरी प्रजाति वॉल्वॉक्स की अफ्रीकैनस है, चौथी प्रजाति वॉल्वॉक्स की प्रोलिफिकस है, और पांचवी और अंतिम प्रजाति जो है वॉल्वॉक्स की रोसेलेटाई है। इस प्रकार से ये 5 प्रजातियां वॉल्वॉक्स की ऐसी हैं जो कि भारत में कॉमनली या बहुतायत से पाई जाती हैं। आइए अब हम इसके आवास यानी इसके हैबिटेट की चर्चा कर लेते हैं।
तो पहली बात तो ये है कि ये एक प्रकार का मुक्त रूप से प्लावी अवस्था में यानी जल में मुक्त रूप से तैरती अवस्था में पाया जाने वाला फ्री फ्लोटिंग एल्गी है, जो कि फ्रेश वाटर जलाशयों में यानी जो स्वच्छ जलीय आवास हैं उनके अंदर पाया जाता है और स्वतंत्र रूप से ये तैरती अवस्था में पाया जाता है। जब ये तैरती अवस्था में पाया जाता है तो इसको इसी आधार पर प्लैंकटोन्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है। जहाँ तक जलाशयों की बात है तो ये जो इसके परमानेंट या टेम्परेरी जो पोन्ड्स होते हैं यानी कि जो तालाब होते हैं उनके अंदर या झीलों के अंदर या जो वाटर टैंक्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। बारिश के दिनों में वर्षा काल में इसकी बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, विशेषकर अलैंगिक जनन द्वारा। तो पूरे जलाशय की सतह पर ये एकत्रित होकर के और उसको पूरा का पूरा ग्रीन बना देता है, हरा बना देता है। ये बहुत अद्भुत लक्षण है इसका। और जब जलाशयों की सतह पर अध्ययन किया जाता है तो वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी है वो दिखाई देने लगती हैं उसके ऊपर। आइए अब हम इसके बाद इसके थैलस की संरचना के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसा आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बच्चों, ये है इसका एक स्लाइड वाला लिया गया फोटोग्राफ है, जो कि आप ये देख रहे हैं गोल गोल होता है ये। और सच्चाई ये है कि ये एक प्रकार का सिनोबियम या समंडल प्रकार का थैलस प्रदर्शित करने वाला शैवाल है ये। और ये जो बीच बीच के अंदर जो डार्क कलर के गोल गोल देख रहे हैं आप, ये भी इनके डॉटर कॉलोनीज हैं। मतलब ये जो जनन के द्वारा जो नए वॉलवॉक्स बन रहे हैं वो इस प्रकार से उत्पन्न किए जाते हैं। बनने के बाद ये धीरे धीरे इस मुख्य कॉलोनी से, पैतृक कॉलोनी से बाहर निकल करके आ जाते हैं। ये इसी का एक और ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है। आइए अब हम आगे की लक्षणों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ कशाब, यहाँ कलर्ड डायग्राम के अंदर कशाब प्रदर्शित नहीं है यानी फ्लैजिला, और यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ फ्लैजिला स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये एक प्रकार की गतिशील या चलायमान निवह गतिशील कॉलोनी का निर्माण करने वाला शैवाल है, जिसके अंदर कोशिकाओं की संख्या और उन कोशिकाओं का शेप, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। शेप और नंबर दोनों, आकार आकृति कोशिका का तथा उनकी संख्या दोनों ही निश्चित होते हैं, डेफिनेट होते हैं। यही कारण है कि इसका जो थैलस है वो सिनोबियम या समंडल कहलाता है। याद रखिएगा, प्रश्न ये आता है कि इसके समंडल में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, फिक्स्ड होती है। तो जैसा यहाँ आप अगले पॉइंट में देख पा रहे हैं, इसके इस समंडल में ये जो कॉलोनी देख रहे हैं आप, उसके अंदर यदि आप एक एक कोशिकाओं को गिनेंगे तो उनकी संख्या 500 से 60,000, कुछ किताबें 50,000 भी बताती हैं। तो 500 से 50,000 या 60,000 के मध्य होती है, अर्थात इनमें कोशिकाओं की संख्या डेफिनेट या निश्चित होती है। यही कारण है कि इसकी जो कॉलोनी है उसको सिनोबियम या समंडल नाम दिया जाता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में थैलस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये कहा था आपको कि प्रायः ये प्रश्न पूछा जाता है कि कॉलोनी या समंडल, कॉलोनी और सिनोबियम यानी निवह और समंडल में क्या अंतर है। तो यही एक प्रमुख अंतर होता है कि इसमें कोशिकाओं की संख्या बिल्कुल निश्चित होती है और वॉलवॉक्स में भी 500 से 50,000 या 60,000 के बीच में निश्चित होती है। इसकी जो कॉलोनी है या इसका जो समंडल है वो मध्य से होलो होता है, खोखला होता है बच्चों। यहाँ जैसे हमें दिख रहा है कि पूरा का पूरा भरा हुआ है कोशिकाओं से, ऐसा नहीं है। इसके सेंट्रल पार्ट में यहाँ अंदर की तरफ जैसे एक टेनिस बॉल होती है जो कि अंदर से हवा से भरी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार से ये भी अंदर से खोखला होता है। और ये जो कोशिकाएं हमारे को दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये सारी कोशिकाएं इस कॉलोनी या समंडल के बाहर परिधि की ओर स्थित होती है। समंडल जो है वो होलो खोखला है, स्फेरिकल गोलाकार है या अंडाकार होता है, और जो साइज है कॉलोनी की वो एक पिन हेड के बराबर होती है, और पिन के जो सिरा होता है उसके बराबर होती है। और जो सेंट्रल पार्ट जो कि होलो कैविटी बना रहा है कॉलोनी का, उसके अंदर श्लेष्मा भरा रहता है। इसी कारण जो कोशिकाएं हैं वो बाहर की ओर उस श्लेष्मा के कारण
बाहर की ओर धकेल दी जाती हैं। विशेषकर जो कोशिकाओं की जो लेयर है या जो परत है बाहर की ओर, वो केवल संख्या में एक ही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्थात ये यहाँ से पूरा खोखला है तथा बाहर की ओर जो कोशिकाएं हैं उनकी केवल एक ही परत पाई जाती है। अगला बिंदु इसके थैलस से संबंधित अगर अपन देखें तो याद रखें कि जो इसके जो कॉलोनी है उसके अंदर स्पष्ट रूप से ध्रुवता देखने को मिलती है। क्लियर कट पोलैरिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द सिनोबियम ऑफ वॉलवॉक्स। स्पष्ट रूप से ध्रुवता पाई जाती है, अर्थात कॉलोनी का एक भाग अग्र होगा तो दूसरा भाग पश्च होगा। प्रश्न यह आता है कि भाई अग्रभाग और पश्चभाग हम किसको मानेंगे? क्या उनके अग्रभाग और पश्चभाग की कोशिकाओं में कुछ संरचनात्मक या क्रियात्मक कोई अंतर होगा? तो ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि द सेल्स ऑफ एंटीरियर एंड पोसेसेस बिगर आई स्पॉट्स देन द पोस्टीरियर सेल्स। अर्थात यदि ये यहाँ की कोशिकाओं के अंदर यदि द्रक बिंदु जो आई स्पॉट है वो बड़ा है और अगर यहाँ की कोशिकाओं में जो द्रक बिंदु है वो कंपैरेटिवली छोटा है, तो तय बात हो गई कि ये वाला बड़ा द्रक बिंदु वाला भाग वाली कोशिकाओं वाला जो भाग होगा वो कॉलोनी का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा और वो भाग जो कि द्रक बिंदु छोटा रखता है वो पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा। और स्पष्ट रूप से यह भी कहा जाता है कि यही पोस्टीरियर भाग की जो कोशिकाएं होती है जिनका की द्रक बिंदु अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता है, वे जनन में या रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं परिपक्व अवस्था प्राप्त होने पर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी में स्पष्ट रूप से ध्रुवता पाई जाती है। जहां तक कोशिका की एक कोशिका की संरचना का सवाल है, या आप जो चित्र के माध्यम से यहाँ देख भी पा रहे हैं, लगभग हम कह सकते हैं कि ये एक प्रत्येक कोशिका क्लेमाइडोमोनास की जो एक टिपिकल संरचना है उसको प्रदर्शित करती है। यानी टिपिकल संरचना में क्या प्रदर्शित कर रही है? नीचे देखिए आप, एक कोशिका को हमने बड़ा किया हुआ है, दो कशाब हैं, दोनों कशाब जो हैं वो समान हैं, दोनों विप्लैश प्रकृति के हैं अर्थात चिकनी सतह वाले हैं, उनके ऊपर रोम नहीं पाए जाते हैं। और अंदर की तरफ हम देखिए तो यहाँ पर इसका जो है हरित लवक पाया जाएगा कप शेप्ड का, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा। पायरिनोइड्स यहाँ देख रहे हैं आप, ये रहा द्रक बिंदु और ये इनकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स संकुचनशील राजधानी और ये ब्लिफेरोब्लास्ट यानी आधारी कण। तो ये संरचना में इसकी जो प्रत्येक कोशिका है वो अपनी क्लेमाइडोमोनास की संरचना से समानता प्रदर्शित करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कोशिकाएं एक परस्पर से जुड़ी हुई है 500 से 50,000 या 60,000 तक, वो प्रत्येक कोशिका एक कक्ष के अंदर है और कक्ष के अंदर इनकी अपनी खुद की एक श्लेष्मा शीथ म्यूसिलेजिनस शीथ है पाई जाती है और कोशिकाओं के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं, कोशिका द्रवी सेतु पाए जाते हैं इनके अंदर। आइए हम और एक लक्षण के बारे में अध्ययन करें जिसमें कि ये सेतुओं के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक कोशिका का अपना एक श्लेष्मीय आवरण होता है, एनवेलप होता है और उसके अंदर यहाँ कोशिका पड़ी रहती है और दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए आपके पास यहाँ पर कनेक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के, कोशिका द्रवी जो सेतु कहलाते हैं। ये जो आप रेड कलर से यहाँ पर स्लाइड के ऊपर इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यद्यपि जैसा यहाँ पर बताया गया है कि कुछ प्रजातियों में वॉलवॉक्स की कुछ प्रजातियों में ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस या स्ट्रैंड्स नहीं पाए जाते हैं, दे आर एब्सेंट। यदि हम एक कोशिका के आकार और उसके और लक्षणों की चर्चा करें तो जैसा आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, टिपिकल क्लेमाइडोमोनास स्ट्रक्चर के साथ प्रत्येक कोशिका वही पायरीफॉर्म आकार प्रदर्शित करती है अर्थात नेपिफॉर्म पायरीफॉर्म अर्थात ये पियर शेप यानी नाशपाती के आकार को प्रदर्शित करती है और इसका जो अग्रभाग होता है वो नैरो होता है जबकि जो पश्च भाग होता है वो अपेक्षाकृत ब्रॉडर यानी चौड़ा होता है। प्रत्येक कोशिका बाइफ्लैजिलेट होती है, दो कशाब पाए जाते हैं, दोनों कशाब जैसा मैंने पहले कहा आपको समान लंबाई के और विप्लेश टाइप के होते हैं और वो बाहर की ओर निकले रहते हैं।
जबकि जो पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य है उसके चारों तरफ यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर यहाँ पर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कप शेप का एक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि क्लेमाइडोमोनास का लक्षण है, और प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक अथवा अधिक पायरिनोइड्स भी पाए जाते हैं। पायरिनोइड जैसा मैंने आपको पहले बताया वे रचनाएं हैं जिसके अंदर स्टार्च के रूप में खाद्य का संग्रह किया जाता है। उसके अलावा ये जो देख रहे हैं आप, ये ऑसिलस यानी कि वही आई स्पॉट यानी द्रक बिंदु हो एक की संख्या में पाया जाता है, और 2 से 6 के बीच में यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स या संकुंचनशील रसधानियां पाई जाती हैं। जहां तक प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और उत्सर्जन की बात है तो इन तीनों ही प्रक्रियाओं में प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होती हैं, निर्भर नहीं होती हैं। प्रत्येक कोशिका अपने हिसाब से प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करती है, एक दूसरे पर ये कोशिकाएं निर्भर नहीं रहती हैं। और जो कशाभिकाओं का जो मूवमेंट है यानी जो कशाभिकाओं की जो गति है वो हमेशा कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती है, अर्थात 20-25 कोशिकाओं की जो कशाभ है वो एक दिशा में जाएंगे, अगली 20-25 कोशिकाओं के कशाभ वापस से एक ही दिशा में गति करेंगे। तो इस प्रकार से ये कोशिकाओं की जो संरचना है वो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास की मूल संरचना को ही वॉल्वॉक्स की विभिन्न कोशिकाएं प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार से हम आज वॉल्वॉक्स के सामान्य नाम, उसकी वर्गीकृत स्थिति, उसके आवास और थैलस की संरचना के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, मैं समझता हूँ आपके लिए ये एक छोटा सा लेक्चर है वो उपयोगी साबित होगा, और यदि इससे कोई संबंधित आपको शंका है, डाउट है, तो प्लीज़ मुझे आप ग्रुप में भेज सकते हैं प्रश्न। थैंक यू।